हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोच। आज हम डिस्कस करेंगे कैट 2020 का स्लॉट 2 क्यूए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैट के क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए, टफ क्वेश्चंस को इजी तरीके से कैसे सोचा जाए और सॉल्व करा जाए। इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, हमने इस वीडियो को स्लॉट वाइज करने के साथ साथ सेक्शन वाइज भी डिवाइड कर रखा है, लाइक पहले अलजेब्रा, फिर अरिथमेटिक, फिर ज्योमेट्री एंड सो ऑन। और दूसरा, हमने वीडियो में टाइम स्टैम्प लगाए हैं जिससे आपको हेल्प मिले कि आप अपने मन चाहे सवाल तक पहुंच सके कम समय में। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेशन। सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल अलजेब्रा से है। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग x plus y is equals to 102, then the minimum possible value of 2601 into 1 plus 1 upon x into 1 plus 1 upon y. ओके, सो 2601 इसको पहले हम सिंप्लीफाई करें तो प्रोडक्ट आएगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और 1 को अलग रखते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं x plus y plus 1, राइट। सो वी नो x plus y is 102। फर्दर इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है इस तरह से 103 अपॉन एक्स वाई। आप चाहते हो कि इस एक्सप्रेशन को ओवरऑल मिनिमाइज कर दिया जाए। सो 2601 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1 कांस्टेंट वैल्यू है, 103 कांस्टेंट वैल्यू है, पर 103 अपॉन एक्स वाई में अगर मैं एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रख दूँ, सो ओवरऑल वैल्यू आपको मिनिमाइज होके मिल जाएगी। ठीक है, सो एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू रखना है। अगर हम एक्स और वाई में ए एम जी एम लगा दें, बेस्ट मेथड रहेगा ए एम जी एम। सो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई, और 102 बाई 2 करेंगे सो ये आएगा 51। इसका स्क्वायर कर देते हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स वाई, और एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 51 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2601। ठीक है, सो 2601 एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 2601, इट मीन्स कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2601 है। सो यहाँ पे मैक्सिमम प्लेस कर दीजिए। सो ये आएगा 2601 1 plus 103 upon 2601, so 2601 plus 103 upon 2601, 2601 and 2601 got cancelled, so final answer is 2704. This is minimum value of the expression. Let's move on to the next question. Again, next question is based on algebra. If x and y are non-negative integers such that x plus 9 is equals to z and y plus 1 is equals to z, and x plus y is less than z plus 5. Since we know values of x and y in terms of z, so we can place easily in this inequality. So we have z minus 9 plus z minus 1 is less than z plus 5. अगर मैं दोनों साइड से z सब्ट्रैक्ट करूं, सो ये बचेगा z, और ये 10 सामने गया तो 15, so we have z is less than 15. यहाँ पे लिखा था x and y are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, करेक्ट। और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अपन को निकालना है 2x प्लस वाई का। 2x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू हमें लिखना है। ठीक है, सो मैंने x को लिखा था इन टर्म्स ऑफ z माइनस 9, और y को लिखा था z माइनस 1। सो अगर आप x और y को मैक्सिमाइज कर दें तो आपका आंसर इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो उसके लिए मुझे z को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सिंस x एंड y आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सो z भी एक इंटीजर वैल्यू ही होना चाहिए। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z जो इंटीजर हो वो हो जाएगा इस केस में 14। ठीक है, सो x आ जाएगा 14 माइनस 9 5, प्लस y आ जाएगा 14 माइनस 1 13, so 10 plus 13 is 23, so answer is 23.
Let's move on to the next question. Next question is a bit difficult question. Okay, based on mod. Okay, in how many ways can a pair of integers x and a be chosen such that x square minus 2 of mod x plus mod of x a minus 2 is equals to 0. देखिए यहाँ पर दोनों मॉड्स को हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंडर में ओपन कर सकते हैं और ये कंडीशंस बनेगी 4 कंडीशंस। इन 4 कंडीशंस के हिसाब से 4 क्वाड्रेटिक आएंगे और फिर हम पेयर ढूंढ सकते हैं, राइट? सो कैन वी राइट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और a minus 2 is also greater than or equals to 0, so a is greater than or equal to 2 हो जाएगा। For this scenario ये प्लस एक्स और प्लस ए माइनस टू ओपन होगा, सो ये क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपको चूज करना है एक्स और वाई, एक्स और ए का इंटीजर वैल्यू। ठीक है, सो अब अगर या तो देखिए, या तो आप रैंडम वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करिए, एक्स का एक ऐसा वैल्यू उठाइए जो यहाँ रखें और ए का भी एक ऐसा वैल्यू यहाँ रखें ताकि ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। ठीक है, अगर मैं सोचो ए की वैल्यू 2 रखता हूँ, एक ये तरीका है, मैं बस बता रहा हूँ, सो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा एट ए इक्वल टू 2। और अगर एक्स को भी जीरो रख दिया जाए तो यहाँ जीरो आएगा और यहाँ पे भी जीरो आएगा, तो एक तो पेयर यही हो गया जीरो और 2 जो कि दिख भी रहा है। ठीक है, पर ऐसे वैल्यूज एज्यूम करना कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, वी नो द फॉर्मूला श्रीधराचार्य, सो यहाँ से x आ जाएगा माइनस बी, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, राइट? सो मैं जल्दी से इसको प्लेस करता हूँ, 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर 4 माइनस 4a इज 1 एंड c इज दिस। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, 4 कॉमन लेंगे अपन और बाहर निकालेंगे तो 2 से 2 कटेगा, सो 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बचेगा फाइनल स्टेप, यहाँ 1 आएगा, 1 माइनस ए प्लस 2, सो 1 माइनस ए प्लस 2 माइनस ए रहेगा, सो 3 माइनस ए। ठीक है, अभी ए की ऐसे वैल्यूज प्लेस करिए ताकि अंडर रूट से बाहर है, पहली चीज तो है ना। सो ए अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 फॉर एग्जाम्पल, ए अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, ए 2 लिया तो ये बाहर आया 1, करेक्ट? प्लेसिंग ए इज इक्वल्स टू 2, एक्स आएगा 1 प्लस माइनस, ये 1 बना। ठीक है, 1 माइनस प्लस माइनस 1, सो प्लस लेंगे तो x आएगा आपका 2 और अगर माइनस लेंगे तो 0। तो यहाँ से दो सोल्यूशन मुझे नज़र आ रहे हैं, x की वैल्यू 2 लीजिए और इसकी वैल्यू 2 लीजिए तो भी एक सोल्यूशन आएगा, और x की वैल्यू 0 लीजिए और a की वैल्यू 2 लीजिए तो भी एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो दो सोल्यूशन यहाँ से हो गए। पर क्या और ये भी चेक कर लीजिए क्या ये सोल्यूशंस दिए गए कंडीशंस, ये मेन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस कर रहे हैं। ठीक है, सो एक दो सोल्यूशन यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट, अगर मैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेता हूँ और a इज लेस देन 2 लेता हूँ, तो पहला वाला तो मॉड पॉजिटिव में आएगा, दूसरा मॉड नेगेटिव से ओपन होगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा माइनस ऑफ a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन प्लेसिंग, सो x इस केस में आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो c इज दिस टाइम नेगेटिव तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 4, ठीक है, अपॉन 2a इज 1, सो 4 कॉमन लिया तो 2 आएगा, कैंसिल हुआ, सो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आएगा 1 और प्लस a माइनस 2, सो a माइनस 1। चलिए, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट इस अंडर रूट को सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, a अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ और a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और a इज इक्वल्स टू 1, और ये भी देखिएगा कि 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, सो 2 से छोटा भी है। ठीक है, फॉर a इक्वल टू 1 वी हैव x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 0, ओनली 1। ठीक है,
सो एक सोल्यूशन कहाँ से आया? क्या कोई और वैल्यू भी हो सकती है जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर बने? नहीं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इसके अंदर a माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो उस केस में a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस केस में लिखा है a इज लेस देन 2, सो a की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन, ऐसी दो कंडीशन और बनाने, ये बड़ा सवाल है थोड़ा सा, हैव पेशेंस। ठीक है, ये ऐसा सवाल है जो आपको पहली बार में नहीं करना चाहिए, ठीक है, टाइम देना चाहिए और बाद में इसको अगर टाइम मिले तो करना चाहिए। सो x इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। सेकेंड दो एक कंडीशन में आ गया। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस में आएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x आएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a इज 1, सो 4 कॉमन लिया, सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस यहाँ से आया, सो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस a, ओके, ये x आ गया। अभी a का ऐसा वैल्यू रखना है जो 2 या 2 से बड़ा हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे सपोज 2 रखता हूँ और a इक्वल टू 2, ये 1 हो जाएगा, सो x आएगा आपका माइनस 1 प्लस माइनस 1। अगर मैंने प्लस का प्लस लिया तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और अगर मैंने माइनस 1 लिया तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन ये भी ले सकता हूँ कि अगर मैं इस अंडर रूट को 0 बना दूँ, अगर मैं a को 3 लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, सो x उस केस में माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखिए दो सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिले थे, एक यहाँ से, तीन यहाँ से, कुल मिला के अभी तक कितने हो गए हैं? 6। चलो एक और कंडीशन है, उसमें भी देखते हैं कितना मिल रहा है। दिस इज लास्ट कंडीशन, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a minus 2 is equals to 0. So we have x is equals to minus 2 plus minus 4, और यहाँ प्लस हो जाएगा 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, और ये माइनस का 2, सो माइनस 1 आएगा उधर, ओके। a का वैल्यू 2 से कम होना चाहिए, ठीक है, तो मैं 1 ले लेता हूँ। अगर मैं a 1 लेता हूँ सो x ये 0 हो जाएगा, x उस केस में माइनस का 1 आएगा, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, सो एक वैल्यू, और यहाँ पे एक दो वैल्यू, 3 4 5 6, ठीक है, 4, देखिए कितने हो गए, और दो वैल्यूज ऊपर थे, ठीक है, दो और तीन यहाँ थे, 1 2 3, हाँ ठीक है, 2 3 5 और 2 7, 7, 7 आंसर होगा इसका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा for real x the maximum possible value of x upon under root 1 plus x power 4, ठीक है। अभी देखिए अगर या तो न्यूमरेटर में कुछ रहे या फिर डिनोमिनेटर में कुछ रहे, दोनों जगहों पे हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऊपर ये न्यूमरेटर कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर ले लूँ तो एक्स से एक्स कट जाएगा, सो और ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर बाहर लेता हूँ लाइक इस तरह से, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 था तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा तो बचेगा एक्स, दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स गॉट कैंसिल, सो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर। इसका मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है, इट मीन्स कि डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना है। इफ यू नो a plus 1 upon a is greater than or equals to 2 if a is a positive real number, ठीक है। since x square is a positive real number, so ये कंडीशन यहाँ यूज कर सकता हूँ। for this condition a plus 1 upon a have minimum of 2, ठीक है।
सो मिनिमम ऑफ 2 यहाँ पे भी आएगा। सो मिनिमम अगर इसका वैल्यू 2 है, सो दिस एक्सप्रेशन शुड बी 1/√2। ठीक है, दिस इज मिनिमा, करेक्ट। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू टोटल ओवरऑल। ठीक है, सो मैक्सिमाइज 1/√2। मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is based on progression. If mth and nth term of a geometric progression be 3 by 4 and 12 respectively, where m is less than n, okay? If the common ratio of progression is an integer, पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा है, सो वी कैन ऑल्सो एज्यूम कि नेगेटिव भी आ सकता है, राइट? देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर प्लस एन माइनस एम, ये आपसे पूछा है। सो अगर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ए है, कॉमन रेशियो आर है, सो mth टर्म हो जाएगा लाइक दिस और nth टर्म हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, सो अगर मैं सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में फर्स्ट वाले से डिवाइड करूं, तो ए से ए कटेगा, सो ये मिलेगा आपको आर पावर एन माइनस वन माइनस, ठीक है, पावर्स माइनस हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है डिवीजन में। ठीक है, सो वन और वन यहाँ कैंसिल हुआ, आर पावर एन माइनस एम इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 12, और करेक्ट है, सॉरी ये 12 बाई होगा, सो सॉरी, दिस इज 3/4, सो 4 ऊपर गया, ये हो जाएगा 16। ठीक है, वी हैव लॉट्स ऑफ कंडीशन लाइक 16 पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे आर और एन माइनस एन दोनों नहीं पता है, तो 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 16 को 2 पावर 4 भी लिख सकते हैं, राइट? अभी चाहिए क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, इसको सबसे छोटा वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स कि आर और एन माइनस एम सेम टाइम पे सबसे छोटे वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक एक करके वैल्यूज लेने चलता चलता हूँ, सपोज मैंने फर्स्ट कंडीशन लिया, इसमें आर होगा 16 और एन माइनस एम होगा 1, तो इस केस में तो 17 आएगा। दूसरे केस में 4 और 2, तो इस केस में 6 आएगा। तीसरे केस में 2 और 4, यहाँ भी 6 आएगा। ठीक है, अ, अब यहाँ गलती क्या होती है, गलती क्या मतलब लोग सोच नहीं पाते, 6 ऑप्शन में भी ऑप्शन दिख रहा है बिंदास, आप टिक भी कर दोगे। ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहूँ आर इज अ इंटीजर, तो क्या मैं इसमें नेगेटिव नंबर नहीं सोच सकता था? लाइक ठीक है, इसको तो आप नेगेटिव नंबर और कोई नेगेटिव नंबर की पावर में नहीं लिख सकते इसको, पर क्या मैं -4 की पावर 2 नहीं लिख सकता था? ये भी 16 होता है। क्या मैं -2 की पावर 4 नहीं लिख सकता था? ये भी 16 होता है। तो ये दो केस लोग नहीं चेक करते हैं, इस वजह से आंसर नहीं आता है। सो -4 प्लस 2 ये आएगा -2, और -2 प्लस 4 ये आएगा 2। ये देखिए दोनों ही 6 से छोटे हैं, और सबसे छोटा यहाँ पे -2 है। सो आंसर ऑप्शन है। लॉट्स ऑफ पर्सन ने यहाँ पे 6 लगा के गलत किया। ठीक है, सो -2 इसका आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अलजेब्रा अगेन। Question reads as the number of pairs of integer x, y satisfying x is greater than or equals to y is greater than or equals to -20 and 2x plus 5y is equals to 99. Okay. सो इसमें सॉल्यूशंस अगर मैं फाइंड आउट करना शुरू करूं, तो एक सॉल्यूशन मुझे नजर आ रहा है एट y इक्वल टू 1, ये 5 होगा, 5 सामने जाएगा, 94, सो दिस शुड बी आई थिंक 47, यस। सो यहाँ सोल्यूशन मूव कैसे करेंगे, ये 2 का गैप आएगा x में, और 5 का गैप चलेगा इधर x के अंदर। ठीक है, सो अगर आप यहाँ 2 बढ़ाते हैं तो ये 5 कम होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि ऑब्वियस सी बात है, ये धीरे, ये जल्दी जल्दी से रिड्यूस होगा, और ये 2 करके इंक्रीज करेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब होना ये चाहिए कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, क्योंकि x जल्दी रिड्यूस कर रहा है, तो ये बहुत जल्दी रिड्यूस होके y से छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, सो आप यही चेक कर लीजिए कहाँ पे हो रहा है, बाकी तो ऊपर के सोल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 बढ़ना है, तो इधर ये x एक्सेस कम होगा। ठीक है, इसमें भी कहाँ तक जा सकते हैं, ये 2 कम करेगा, कहाँ तक जा सकते हैं, -20 से ऊपर रहना चाहिए। सो -1 -3
करते करते आप ऑड नंबर का पैटर्न देख पा रहे हैं, -19 ये लास्ट सोल्यूशन होगा। इधर एक बार चेक कर लेते हैं। सो 5 5 5 का गैप बनाते हैं, 42, ठीक है। तो ये 3, यहाँ आएगा आपका 37, तो ये 5, 20 सॉरी 32, तो 7, 27, 9, 22, 11, 17, तो 13, ये 12, तो ये 15। दिस इज लास्ट कि इसके आगे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो आप देखिए -19 से 13 तक ऑड नंबर्स का पैटर्न है। सो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 13 माइनस लास्ट टर्म, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, कॉमन डिफरेंस प्लस 1, दिस इज 32 बाई 2 प्लस 1, 17। तो 17 पेयर्स यहाँ पे सॉल्यूशंस के बनेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एल्जेब्रा। सर्ट्स और इंडाइसिस के रूल्स का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वालिटी, ये आपको बताना है, ठीक है। रूल क्या कहता है, अगर a पावर x आपको 1 करना है तो कैसे कैसे ये 1 हो सकता है, ये देखते हैं। अगर a 1 हो जाए सो x इज एनीथिंग, एनी नंबर, ठीक है। 1 पावर एनीथिंग इज 1 अगेन। अगर x 0 हो जाए सो a कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। और a अगर माइनस का 1 हुआ या कोई भी नेगेटिव नंबर हुआ, फॉर इंस्टेंस मैं -1 ले रहा हूँ, ठीक है। ए अगर माइनस, अच्छा 1 लाना है तो फिर -1 ही चलेगा, राइट। सो ए अगर -1 हुआ तो x को इवन नंबर होना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन में जा सकता है। देखिए अगर मैं पहली केस के थ्रू जाऊं, सो x जो पावर है उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो कोई भी नंबर हो जाए। सो ये बेस है, बेस को मैं 1 ले रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। वी हैव टू वैल्यूज ओवर हियर, 3 एंड 2। तो x इक्वल टू 2 और 3 पे ये एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, पावर कुछ भी हो जाए, सॉरी पावर 0 हो जाए और ये नंबर कुछ भी रहे, ठीक है। सो x प्लस 1 अगर 0 हो जाए सो उस केस में x आएगा -1। सो एट x इक्वल टू -1, बस आप ये चेक कर लेना, ये 0/0, 0 पावर 0 का तो फॉर्म नहीं बन रहा, ये आप चेक कर लीजिए, ये नहीं बन रहा होगा। सो ये आएगा आपका -1 का स्क्वायर 1, ये 5, हाँ प्लस हो गया। सो ये 0 तो नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें भी 1 आ जाएगा। तो 3 वैल्यूज तो हो गए। लास्ट कंडीशन, अगर मैं चेक करूं कि ये बेस -1 बन जाए तो आप पाएंगे इसमें कोई आपका इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए चेक करते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसका डी निकालें, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव में रियल सोल्यूशन नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन algebra function. Okay, so fx is a quadratic expression, x square plus ax plus b, and gx is f of x plus 1 minus f of x minus 1 if fx is greater than or equals to 0 for all real values of x, and g of 20 is 72. Okay, so gx पे पहले फोकस करना चाहिए। तो g of x आ जाएगा आपका f of x plus 1, x plus 1 यहाँ प्लेस करते हैं, दिस इज x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस a x plus 1 प्लस b एक ब्रैकेट माइनस f of x minus 1, so x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b, ठीक है। दिस इज a plus b kind of, a plus b whole square minus a minus b whole square kind of. So a plus b whole square minus a minus b whole square is 4ab. So ये आएगा आपका 4 times of x into 1 like 4x डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ से ए एक्स प्लस ए आएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस ए एक्स, सो ए एक्स और ए एक्स कैंसिल,
plus a or plus a 2a. B and b got cancelled, so we have gx is equals to 4x plus 2a. G of 20 is 72. G of 20 is 72. G of 20 यहाँ रखें तो 80 plus 2a is equals to 72, or we can say 2a is equals to minus का 8 और a is equals to minus का 4. Now सिर्फ एक कंडीशन बचा है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सबसे पहले एफ एक्स क्या होगा, ए यहाँ पे प्लेस करिए. एफ एक्स इज एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी. अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज डी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0. यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर दीजिए. यह आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो 4b is greater than or equals to 16 और b is greater than or equals to 4. b greater than or equals to 4, smallest value of b should be 4. Option B. Moving to the next question. Next question is again from algebra. Log the value of log a by b base a plus log b by a base b for 1 is less than a और लेस देन और इक्वल्स टू बी कैन नॉट बी इक्वल टू. ऑप्शंस आपके पास. सो इनको कुछ प्रॉपर्टी लगा के ऐड करके मल्टीप्लाई, ये तो होगा नहीं क्योंकि बेसिस अलग अलग है. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो पहले आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए बेस ए माइनस लॉग बी बेस ए प्लस दूसरे को लिख सकते हैं लॉग बी बेस बी माइनस लॉग ए बेस बी. सो दिस इज 1 प्लस 1 इज 2. माइनस कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा log a बेस b प्लस log b बेस a, जिसको कि हम लिख सकते हैं log a बेस b प्लस 1 अपॉन log a बेस b. अगेन log is a positive number. ठीक है, so for positive real numbers we have rule a plus 1 upon a is greater than or equals to 2. So minima of this number is 2. तो अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे प्लेस करता हूँ, मिनिमा इज 2, सो दिस नंबर ऐसा भी करता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. ये माइनस हो रहा है 2 से, तो अगर ये 2 भी होता तो 0 आता, और अगर 2 से बड़ा होता तो ये लेस देन और इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं. तो ये जो एक्सप्रेशन है इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 0. तो इसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, -1 कर रहा है, 0 कर रहा है, माइनस का 0.5 कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, 1. सो कैन नॉट बी इक्वल टू बोला था, आंसर इज 1. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक टाइम स्पीड डिस्टेंस. सिंपल क्वेश्चन. द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट फ्रॉम ए टू बी. सो फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी डिस्टेंस का है d and 3d. Two trains travel from A to C via B. The speed of train 2 is double of train 1. Train 1, train 2. Speed of train 2 is double. कहाँ से कहाँ तक? While traveling from A to B. तो अभी क्या है कि अगर इसकी स्पीड 2x है तो यहाँ पे ये x है, from A to B. And speeds are interchanged while traveling from B to C. So ये 2x हो जाएगा और ये x रहेगा. For train A1 and train 2. ठीक है, the ratio of time taken by 1 and 2 आपसे पूछा गया from A to C. तो टाइम आप लिखिए, तो ट्रेन 1 के लिए टाइम हो जाएगा for train 1 and for train 2. So time is equals to nothing but distance upon speed. ठीक है, so train 1 distance upon speed from A to B and B to C, distance upon speed. ठीक है, दूसरा ट्रेन 2 के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो इसमें d अपॉन एक्स कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल होगा रेशियो में. सो 1 प्लस 3/2 और सिंपल करें तो 5/2 इज टू 1/2 प्लस 3. इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 7/2. रेशियो आएगा 5:7. ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका आंसर है. ठीक है, रेशियो ऑफ ट्रेन 1 टू ट्रेन 2 है, ये ध्यान दीजिएगा. 7:5 भी है. ठीक है,
इस वजह से बोल रहा हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक, ये भी टीएसडी का सवाल है। A and B are 2 points on a straight line. Ram runs from A to B while Rahim runs from B to A. 2 पॉइंट्स हैं A and B. राम यहां से चलेगा एंड रहीम B से A की तरफ चलेगा। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मान लेते हैं दिस इज क्रॉसिंग पॉइंट M, राम का डायरेक्शन इधर है, रहीम का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। एंड दे रीच देयर डेस्टिनेशन इन 1 and 4 minutes respectively. So 1 minute for Ram and 4 minutes for Rahim. If they start at the same time, then the ratio of speed of Ram upon ratio of speed of Rahim, ये आपसे पूछा गया। This is simple question. Time taken by Rahim and time taken by Ram ये अंडर रूट में रख दें, ठीक है। कौन सा टाइम? आफ्टर मीटिंग जो इनको डेस्टिनेशन पे पहुंचने में लगेगा। आंसर इज 4/1 2। आंसर इज 2:1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is based on simple ratio. Sum of money is split upon Aman, Sunil and Meeta so that the ratio of share of Amal and Sunil is 3:2 and ratio of share of Sunil and Meeta is 4:5. अगर मैं इसको मर्ज करूं, so ratio of Amal, Sunil and Meeta would be 6:4:5. Now, the difference between largest and smallest of these three shares is 400. Smallest and largest 6 and 4, so difference is 2 units. So 2 unit represent 400, so 1 unit 200. सुनील का शेयर आपको बताना है, this is 4 units, so answer would be 800. Moving to the next question. Next question is based on arithmetic, और इसमें लगेगा आपका अरिथमेटिक मीन, मतलब आपका एवरेज। In a group of 10 students, the mean of lowest 9 score is 42 while the mean of highest 9 score is 47. For the entire group of 10 students, the maximum possible mean exceed the minimum possible mean, मतलब maximum mean, maximum average और minimum average में difference बताना, ठीक है। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ इस तरीके से स्टूडेंट्स हैं। तो पहले 9 बच्चों का आपको एवरेज दिया है, फर्स्ट 9। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में मान लेता हूँ तो आसान हो जाएगा। लोएस्ट 9, दिस इज लोएस्ट 9 एंड हाईएस्ट 9 हो जाएंगे लास्ट के 9, ठीक है। तो लोएस्ट 9 का एवरेज 42 दे रखा है, ठीक है। सो अगर मैं इसको बोलूं कि ये सब 42 है, फॉर इंस्टेंट ये सारे वैल्यूज 42 42 42 42 है, सारे वैल्यूज, ठीक है। तो पहले 9 का तो एवरेज 42 हो गया, बट आखिरी की 9 का एवरेज 47 करना है, ठीक है। सो 10th वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर ऊपर वाले केस के हिसाब से चले? आप देखिएगा 2 से लेकर के 9 तक ये अगर सारे 47 47 47 होते तब जाके एवरेज 47 बनता। अभी क्या है, ये 5 5 5 कम है, तो कितने वैल्यूज में? 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज में 5 कम हुआ, मतलब 40 ज्यादा लाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको 40 ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके एवरेज 47 बनेगा। ये खुद तो 47 होगा और ये 40 ज्यादा भी करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कुल मिला के अब अगर आप एवरेज निकालें तो ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से एवरेज आएगा सभी लोगों का मिलाकर। देखिए मैं इसमें डेविएशन लगा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको डेविएशन पता है, तभी आप ये मेथड समझ पाएंगे, ठीक है। सो कुल मिला के ओवरऑल डेविएशन अगर मैं इसको 42 लेकर चलता हूँ, सो 45 एक्स्ट्रा है, 42 से 45 एक्स्ट्रा है, मतलब 10 लोगों में 4.5 एक्स्ट्रा है पर हेड। सो एवरेज आएगा 46.5। और अगर मैं सेकंड केस लेता हूँ, नीचे लास्ट के 10 लोगों का 9 लोगों का एवरेज 47 था,
तो अगर सभी के पास 47 है, मैं ऐसे लेके चलता हूँ, ठीक है, तो इनका एवरेज आराम से 47 हो जाएगा, बट लिखा था कि शुरू के 9 लोगों का एवरेज 42 है। तो आप देखिए फर्स्ट से लेके 9 तक, इसमें सेकंड से 9 तक के 8 लोगों का अपने नंबर 47 लिया है, मतलब 42 से 5 5 5 5 ज्यादा लिया है, ठीक है। तो ये जो नंबर होना चाहिए, ये अपने साथ क्या लेकर आना चाहिए, ये तो नंबर तो देखिए ना, ये जो नंबर है ये 42 से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, ये कितना ज्यादा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इस स्टार्टिंग के सारे लोगों का एवरेज 42 करना है, ठीक है। ये 47 लेकर आ गए तो ये 40 कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डेविएशन ले रहा हूँ सपोज 47 के बिहाफ पे, तो 47 के बिहाफ पे अगर आप देखें तो ये 45 कम है, तो इस वाले के हिसाब से एवरेज आएगा 47 से 45 कम है, पर हेड 4.5 का डिफरेंस आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 42.5। सो यहाँ पे ये मैक्सिमा एवरेज है और ये मिनिमा एवरेज है, इनका जो डिफरेंस है एवरेजेस का 46.5 और 42.5, दिस इज 4। ऑप्शन बी इज योर आंसर। अच्छा सवाल है, पर ये सबसे बेस्ट मेथड इसको करने का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन next question is based on arithmetic time involved. Let's see the question. John takes twice as much time as Jack take to finish a job. जॉन और जैक में टाइम का रेशियो 2:1 है, सो रेट्स का रेशियो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। जैक एंड जिम टुगेदर टेक 1/3 of the time to finish the job, then John takes working alone. Jack and Jim वर्किंग टुगेदर 1/3 टाइम लेते हैं जॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। सो अगर टाइम का रेशियो लिखते तो 3:1 होता, और अगर मैं रेट्स का रेशियो लिखूं तो जैक एंड जिम की टीम का रेट 3 टाइम्स होगा जॉन से, तो जॉन अगर यहाँ पे 1 है तो इनका 3 हो जाएगा। सो पूरी टीम का जॉन जैक एंड जिम इनका हो जाएगा कंबाइंड 4, ठीक है। Moreover, in order to finish the job, John takes 3 days more than that taken by three of them working together. थ्री ऑफ देम वर्किंग टुगेदर का यूनिट है 4 एंड जॉन का अकेले का यूनिट है 1, ठीक है। सो 1 and 4 में ये रेट्स का रेशियो है, और जो आपको डिफरेंस दिया है वो टाइम का दिया है, तो टाइम का रेशियो 4:1 हो जाएगा। सिर्फ मैं इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस इन दोनों के बारे में है। सो टाइम में डिफरेंस दिख रहा है 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स इक्विवेलेंट टू 3 days, और वी कैन से 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 day। नाउ आपसे पूछा है टाइम टेकन बाय जिम टू फिनिश द जॉब अलोन, ठीक है। तो जिम का रेट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचिए। जिम का रेट होगा, जैक एंड जिम का कंबाइंड रेट 3 है, जिसमें जैक का रेट 2 है, तो जिम का हो जाएगा 1। अब आप ध्यान से देखें तो 4 यूनिट्स में, पहले मैं ये लिख देता हूँ, 4 यूनिट्स में 4 डेज हो गए। 4 यूनिट्स किसके लिए, 4 यूनिट्स फॉर जॉन। अगर इसका रेट 1 है, ठीक है, और टाइम यूनिट इसका 4 है, तो इसका 4 डेज आ रहा है। और किसी का रेट भी 1 है, यस, जिम का रेट भी 1 है, तो इसका भी टाइम 4 डेज होगा, सो आंसर इज 4 डेज। रेट सेम तो टाइम सेम, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अगेन अरिथमेटिक, SICI, simple question. For the same principal amount, the compound interest for 2 years at 5% per annum exceed the simple interest for 3 years at 3% per annum by 1125। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा ये आपको बताना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 5% 5% एंड सेकेंड ईयर में 5 का 5% 0.25% एक्स्ट्रा, सो ओवरऑल 10.25% मिलेगा। और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 3% के हिसाब से 3 साल में 9% मिलेगा, सो डिफरेंस इज बेसिकली 1.25%, विच इज 1125, और वी कैन से 1% इज इक्विवेलेंट टू 900 रुपीज। डिवाइड करके देखिए आप,
और 100% should be equal to 90,000. What is the meaning of 100%? 100% means principal amount. ठीक है, so answer is 90,000. Moving to the next question. Next question is based on equations. Okay, let's take on the question. Arun bought some number of pencils and sharpener. Arun some number of pencils and sharpeners. ठीक है, P and S मैंने ले लिया. Spending the same amount of money, Arun Arun, Aditya bought twice as many pencils. Aditya Aditya twice as many pencil and 10 less sharpeners. Sharpeners are S minus 10. If cost of one sharpener is 2 more than the cost of one pencil, let us assume cost of one pencil is suppose X, तो sharpener का cost X plus 2 हो जाएगा. This is for cost of each item. ठीक है, cost per item. ठीक है, cost of one sharpener is 2 rupees more than the cost of pencil. ठीक है. Then the minimum possible number of pencils bought by Arun and Aditya together. अरुण एंड आदित्य ने कुल मिला के 3p पेंसिल्स खरीदे हैं. इसको मिनिमाइज करना है. ये तब मिनिमाइज होगा जब p मिनिमाइज हो जाए. ठीक है, सो अपने पास क्या कंडीशन है जिससे इक्वेशन कोई ना कोई बने. अपने पास कंडीशन है सेम अमाउंट ऑफ मनी एज अरुण आदित्य खर्च करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ मनी जो अरुण ने खर्च किया वो आएगा p इंटू एक्स, कॉस्ट ऑफ ऑल पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ ऑल शार्पनर्स is same as for Aditya cost of all pencils plus cost of all sharpeners. Right, now इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ. ठीक है, सो पी एक्स प्लस एस एक्स प्लस 2s is equals to 2px plus sx plus 2s minus 10x minus 20. So sx 2s got cancelled. Okay, what we have p and x. Yes, okay, and here is x. Okay. So px सामने गया तो यहाँ px minus 10x is equals to 20, or we can write x is common, p minus 10 is equals to 20. Now we have product of two numbers as 20. So हम अपने को क्या करना है, अपने को p को मिनिमाइज करना है. सो प्रोडक्ट दो नंबर्स का 20 आ सकता है, बट अगर आप p मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो आप p माइनस 10 को मिनिमाइज करेंगे. करेक्ट है, तो p माइनस 10 यहाँ पे देखिए आप, मैं 20 और 1 ले सकता हूँ प्रोडक्ट. सो इस केस में p आएगा 11. अब देखना, आप ऑब्जर्व करना, जैसे ही मैं इसको 10 इंटू 2 लिखता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, p बढ़ रहा है. ठीक है, अगले पेयर्स में जाओगे आप लिखोगे 5 इंटू 4 तो ये 14 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फार. सो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है. सो मिनिमम यहाँ पे आपको 11 मिलेगा. तो मिनिमम ऑफ p is 11, so minimum of 3p is 33. Answer is option C. Moving to the next question. Next question is based on percentage. In May, एक महीना मई है, John bought same amount of rice and the same amount of wheat as he bought in April, but spends 150 rupees due to price increase in rice and wheat by 20 and 12% respectively. तो उसने अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर लिया है एनी हाउ. ठीक है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी, तो जिसकी वजह से 150 रुपीज उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है. ठीक है, ये जॉन के बारे में है फ्रॉम अप्रैल टू मई. ठीक है, तो कैन वी राइट कि अप्रैल में, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दो चीजें थी, राइस एंड व्हीट. ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ प्राइस जो हुआ है राइस के अंदर वो है 20% एंड व्हीट में 12% फ्रॉम अप्रैल टू मई. 20% एंड 12%.
बिकॉज ऑफ दिस ऑल टुगेदर उनको 150 रुपीज ज्यादा खर्च करना पड़ा. लास्ट लाइन इज इफ जॉन स्पेंड 450 रुपीज ऑन राइस इन अप्रैल. 450 रुपीज अगर ये अप्रैल में खर्च कर रहा था राइस पे, सो 20% एक्स्ट्रा ये खर्च करेगा अगले मंथ में, क्योंकि महंगाई 20% बढ़ी. तो यहाँ पे जो इसका एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो होगा 20% ऑफ 450, दैट इज 90. और कुल मिला के एक्स्ट्रा कितना खर्च हुआ है? 150. सो इट मीन्स कि 60 रुपीज इसने वीट पे खर्च करा होगा. सो 12% खर्चा बढ़ रहा है तो 60 रुपीज आ रहा है. आपसे क्या पूछा है? हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन वीट इन मई. ओके, सो 12% बढ़ने से 60 रुपीज बढ़ता है. 1% शुड बी इक्विवेलेंट टू 5 और 100% शुड बी इक्विवेलेंट टू 500. इट मीन्स कि पहले ये 500 रुपीज खर्च कर रहा था, अब 60 रुपीज बढ़ेगा तो 560 रुपीज खर्च करेगा. ऑप्शन ए इसका आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस. दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन. ठीक है. Anil buys 12 twice and labels each with same selling price. He sells 8 twice initially at 20% discount. 20% discount पे उसने सेल कर दिया. What about remaining 4? Then he sells the remaining 4 twice at an additional 25% discount on discounted price. It means कि पहले 20% का डिस्काउंट दिया, अगेन डिस्काउंटेड प्राइस पे भी 25% डिस्काउंट कर दिया. तो इस तरीके से बाकी के 4 प्राइजेस ने बेचे. इससे उसको प्रॉफिट हुआ 2112 रुपीज का और 10% उसने प्रॉफिट कमाया. विद नो डिस्काउंट हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन. ठीक है. सो देखो, अगर हम देखिए, मेरा परसेप्शन इसको करने का कुछ अलग है. आप हो सकता है कि आप कॉस्ट प्राइस निकालें, मार्क प्राइस निकालें, सेलिंग प्राइस निकालें, फिर कंपैरिजन करें प्रॉफिट्स का, फिर सॉल्व करें. मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से करता हूँ. देखिए, मैं कहूंगा कि 12 में से 8 खिलौने का मतलब हुआ 8 आउट ऑफ 12 मीन्स टू थर्ड ऑफ द आर्टिकल्स को आपने 20% डिस्काउंट पे सेल किया. ठीक है. तो 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/5 का डिस्काउंट, लाइक 4/5 प्राइस आपको गेन होगा. ठीक है. एंड रिमेनिंग 4 आर्टिकल्स का मतलब हुआ 4 आउट ऑफ 12 मतलब 1/3 आर्टिकल. इस पे आपने डबल डिस्काउंट दिया है, 20% डिस्काउंट एंड अगेन 25% मतलब 1/4 डिस्काउंट. 1/4 डिस्काउंट का मतलब 3/4 डिस्काउंट. करेक्ट. सो वी हैव 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 1/5 और इधर आएगा तुम्हारा यस 8/15. ओवरऑल कितना जनरेट हुआ ये हम निकाल देते हैं. ये आएगा तुम्हारा 11/15. ठीक. अब इसको ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है. 11/15 का मतलब ये मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, ये मैं सेल प्राइस एंड मार्क प्राइस में एक रिलेशन निकाल रहा हूँ. ठीक है. तो आप कहेंगे कि मार्क प्राइस अगर 15 का है तो सेल आपको जनरेट होगा 11 का. इट मीन्स की रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस इज 15:11. मतलब ओवरऑल मार्किंग उसने 15 की करी होगी, पर वो बेचने के बाद उसको सारे डिस्काउंट्स लगाने के बाद उसको मिला 11. ठीक है. सो इस केस के अंदर लिखा था कि 10% का प्रॉफिट हुआ है. देखो, इसने इसको बहुत इजी बना दिया. 10% प्रॉफिट का मतलब कि 10:11 का रेशियो होना चाहिए. तो ये 10 कॉस्ट प्राइस मर्ज हो गया इसके साथ. अब इस केस में डिस्काउंट भी आप देख सकते हैं कि 4 आउट ऑफ 15 का डिस्काउंट ओवरऑल हुआ है. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ठीक है. आपसे कह रहा है कि अगर कोई डिस्काउंट ना हो, इट मींस कि आप डायरेक्टली इसी को सेलिंग प्राइस बना दो. ठीक है. तो प्रॉफिट कितना होगा? सो प्रॉफिट होगा उस केस में 10 से 15 मतलब 5 का प्रॉफिट ओवर 10. दिस इज 50% प्रॉफिट. ऑप्शन ए इसका आंसर होगा. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज स्लाइटली कैलकुलेटिव क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन. ठीक है. In a car, in a car race, car A beat car B by 45 kilometer. Car B beats car C by 50 kilometers.
and car A beats car C by 90 kilometers. The distance over which the race has been conducted is okay. So let us assume कि total length जो है वो L kilometers का है. So can we write distance covered by A should be, क्योंकि A ने B को हराया है, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए होना चाहिए L, उतने ही टाइम में B ने कवर करा होगा L माइनस 40, ठीक है. सो क्या मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ A and speed of B in the ratio of length like L upon L minus 45. This is first relation. For B and C, we can surely write B would have covered L and C को उसने हराया 50 किलोमीटर से, तो C ने कवर करा होगा L minus 50. This is second relation. Third relation, A beats C by 90 kilometers. So speed of A and speed of C should be in the ratio of L upon L minus 90. This is third relation. अगर मैं लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा कनेक्शन क्रिएट करूं ताकि एक इक्वेशन जनरेट हो, तो आपका काम इससे हो जाएगा और L आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको L में इक्वेशन चाहिए, राइट. सो S अपॉन एस ए अपॉन एस बी अपॉन एस सी और एस ए अपॉन एस सी. अगर मैं इसको इस ऑर्डर में लिखूं एस बी अपॉन एस सी मल्टीप्लाइड बाई एस सी अपॉन या एस ए अपॉन एस सी, सो आप पाएंगे, ओके, ये ऑर्डर रिवर्स कर देता हूँ, वेट अ मिनट, एक ऑर्डर इसमें से रिवर्स कर, ठीक है. देखिए अगर मैं एस ए एस बी को, सॉरी एस ए एस सी को एज इट इज लेता हूँ और एस सी अपॉन एस बी कर देता हूँ, तो एस सी कैंसिल होगा, तो एस ए अपॉन एस बी बचेगा. वी हैव एस ए अपॉन एस बी, इट मीन्स कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट. अब आपको जो भी पता है इसमें प्लेस कर दो, बट केयरफुली, ठीक है. तो एस ए अपॉन एस बी एल अपॉन एल माइनस 45, ठीक. उसके बाद एस ए अपॉन एस सी एल अपॉन एल माइनस 90. यहाँ एस सी अपॉन एस बी करना है, आपके पास एस बी अपॉन एस सी है, तो उसको रिवर्स कर दीजिए, एल माइनस 50 अपॉन एल. तो एल से एल कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, ये इधर आएगा, ये इसके साथ जाएगा, सो एल स्क्वायर माइनस 90L इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस 50 एंड 45 95L प्लस 45 into 50. So L square got cancelled. So 5L is equals to 45 into 50 और L is equals to 450. 450. Option B is the answer. Moving to the next question. Next question is from TSD. Two tracks T1 and T2 of radii 100 and 20 meters respectively touch at a point A. So we have two tracks. Track number 1, track number 2. ये पॉइंट ए पे टच कर रहे हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज रेडियाई ऑफ 100, दिस इज रेडियाई ऑफ 20, ओके. Starting from A at the same time, Ram and Rahim walking on track T1 and T2, ठीक है. सो राम इस पे है T1 पे और रहीम है यहाँ पर at speed of 15 kilometer per hour and 5 kilometer per hour respectively. The number of full rounds that Ram will make before he meets Rahim again for the first time. देखिए आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि दो लोग एक ही पॉइंट से शुरू करें, ठीक है, और वापस इनको फर्स्ट टाइम इसी पॉइंट पे ही मिलना हो, तो इसका थियरी होता है कि आप टाइम निकाल के एलसीएम ले लें, उससे एक टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है. मैं भी वही करने जा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आप देखिए इनका मीटिंग पॉइंट वही है जहां से इन्होंने स्टार्ट, ठीक है. सो राम कुछ राउंड्स लगाने के बाद और रहीम कुछ राउंड्स लगाने के बाद इसी पॉइंट पे मिलेंगे, इट मींस की कॉमन पॉइंट, ठीक है. तो एक राउंड का टाइम, इसके एक राउंड का टाइम, उसमें एक कॉमन टाइम होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि नंबर ऑफ राउंड्स अलग अलग हो गए ऑब्वियसली, ठीक है. सो कैन वी राइट फॉर राम time should be 2 pi r circumference divided by 50, or we can simplify it. This is 5 से cancel होगा तो 40 pi upon 3, right. Time for Rahim
is 2 pi r divided by 5, or we can write 8 pi. ठीक है, सो इनका कॉमन टाइम क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, 40 पाई बाई 3 एंड 8 पाई। एलसीएम आएगा इसका, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 40 पाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 1, तो 40 पाई। सो 40 पाई टाइम के बाद ये दोनों इसी पॉइंट पे वापस मिलेंगे फॉर श्योर। ठीक है, सो इतने ही टाइम में राम ने कितने राउंड्स लगाए होंगे आपको बताना। सो फॉर वन राउंड राम विल टेक हाउ मच टाइम, this is 40 pi upon 3, so number of rounds would be total time divided by 40 pi by 3, 40 by 45 got cancelled, so number of round completed by Ram before he meets Rahim for the first time would be 3, option B. Moving to the next question. Next question is from geometry, circles. Let C1 and C2 be concentric circles. Concentric का मतलब जिसका सेंटर कॉमन होता है। ठीक है, तो एक सर्कल ये है सपोज, ठीक है, और इसी के बाहर एक और सर्कल इस तरह से। आई एम नॉट गुड विथ सर्कल्स, ठीक है, सो ये सेंटर है सपोज यहाँ पे। क्या क्या पता है, such that diameter of C1 is 2 centimeter longer than that of C2. It means कि C2 अंदर वाला है और C1 बाहर वाला है। This is C1, अंदर वाला C2। तो डायमीटर के बारे में लिखा था, मैं एक कॉमन लाइन निकालता हूँ सेंटर से। सो डायमीटर बाहर वाले का अंदर वाले से 2 ज्यादा है, इट मीन्स की गैपिंग सेम होगी, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। अंदर वाले का रेडियस सपोज आप r ले लो क्योंकि नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद if the length of if a chord of C1, the chord of C1, okay, has a length of 6 centimeter and is tangent to C2, okay, मैं ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि कैसे जा रहा होगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, इसको साइड करते हैं। अभी बोल रहा है कि C1 का एक chord है, वो टेंजेंट है C2 के साथ, तो टेंजेंट तो ऐसे जाएगा, तो C2 के साथ टेंजेंट हो गया और C1 का chord हो गया। इसमें प्रॉपर्टी तो सिंपल है कि सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगा, सो ये 3 होना चाहिए। अगर मैं इसको सरकमफेरेंस से मिलाऊं सेंटर को, ठीक है, सो ये वाला डिस्टेंस r होगा, यहाँ r होगा और ये गैपिंग 1 है, सो r प्लस 1, तो सिंपली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मैं बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ, r प्लस 1 एंड 3। ठीक है, अगर आप ट्रिपलेट की हेल्प से देखें तो यहाँ एक का गैप है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। सो अगर 3 4 5 r की जगह 4 लेते तो ये 5 बन रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया वैसे डायमीटर ऑफ C1, डायमीटर ऑफ C1 शुड बी रेडियस का डबल, r प्लस 1 5 आना चाहिए और आंसर होगा 10। ठीक है, अदरवाइज यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंगली, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r plus 1 का whole square, so 9 plus r square is equals to r square plus 1 plus 2r, r square 8 is equals to 2r और r is equals to 4, जैसा कि मैं बात कर रहा था। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 होगा, सो डायमीटर ऑफ बड़ा वाला सर्कल इज 10। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, again based on geometry, this is from quadrilateral triangle, from an interior point of an equilateral triangle, एक equilateral triangle है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हो गया, इसके अंदर एक पॉइंट है, आप क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ पे, सारी साइड्स के ऊपर। तो एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ हुआ, एक ऐसे ड्रॉ हुआ, एक ऐसे ड्रॉ हुआ। ऐसे सवालों का जनरल आइडिया ये है कि आप एरिया से जाए। ठीक है, सिंपल आइडिया। सो आपसे कह रहा है द सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 परपेंडिकुलर्स इज s, इसको s बोल दिया, और ये परपेंडिकुलर लेंथ तो अलग अलग होंगे, सपोज ये h1 है तो ये h2 हो सकता है, ये h3 हो सकता है, इन सबका लेंथ का सम दे रखा है s। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये आपसे पूछा। सो आइडिया देखो यहाँ क्या रहता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, आपको हमेशा जब भी ऐसा सवाल मिले तो इसी पॉइंट से वर्टेक्स मिलाकर आप इसको ट्राइंगल्स में ब्रेक कर लें। तो आपके पास 3 ट्राइंगल्स मिलेंगे, 1
2 और 3। बेस सभी का a है, हाइट h1 h2 h3 है, तो एरिया लिखा जा सकता है। सो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू कंबाइंड एरिया। ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, जो कि होता है √3/4 ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो हाफ और ए इज कॉमन, ये कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो यहाँ बचेगा क्या, h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल्स टू √3/2 ए, करेक्ट, √3/2 इंटू ए, करेक्ट, ओके। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछ रहा था, तो एक रिलेशन बन सकता है यहाँ से, देखना यहाँ से एक रिलेशन बनेगा, ये s है, सो s वुड बी इक्वल टू √3/2 a और a इज इक्वल्स टू 2s अपॉन √3। a इन टर्म्स ऑफ s आ गया, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ s थे, इस वजह से ये s दिया गया। ये तो हमने अज्यूम करा है, h1 h2 h3 भी हमने अज्यूम करा है, इस पूरे में सिर्फ s है, तो आंसर ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ s लाना है। सो एरिया इज √3/4 इंटू a स्क्वायर, a इज 2s का होल स्क्वायर divided by √3 का होल स्क्वायर is 3. So can we say 4 से 4 cancel, s square upon √3? This is your answer, right? Moving to the next question. Next question is based on again geometry. क्वाड्रिलेट, इसमें आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल और रेक्टेंगल दो चीजों का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन इज सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड ए होगा मान लेते हैं, एंड ए रेक्टेंगल इज 90, सो इसमें एल और बी होगा, ओके। इसका सम, पैरामीटर्स का सम आपको दे रखा है, तो वो मैं लिख लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। द एरिया टी ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया आर ऑफ रेक्टेंगल both in square centimeter satisfying the relation r is equals to t square, ठीक है। if sides of rectangle are in the ratio 1:3, ये आपको एक पॉइंट मिला, तो आप लिख सकते हैं x और 3x लेंथ, ओके, सो ऑब्वियसली लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, सो दिस इज 3x एंड ब्रेथ को मैं x ले ले रहा हूँ, ठीक है, तो 3x एंड x, राइट, और साइड तो चलो a ही है। चलो अब इससे पहले पैरामीटर लिखते हैं, तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3a, पैरामीटर ऑफ rectangle is 2 times of l plus b, l plus b is 4, 2 times is 8, x is 90. Now we have a relation over here, area of triangle is √3/4, side square, ठीक है, उसका हो रहा है स्क्वायर, ट्राइंगल का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज l इंटू बी, l एंड b आर गिवन, सो 3x इंटू एक्स, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, ये आएगा 3/16 a पावर 4, और वी कैन राइट 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, और वी कैन से a पावर 4 इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर, ठीक है। या फिर एक काम और कर लेते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, क्यों इतना चक्कर में पड़े, और पॉजिटिव ही आएगा, सो दिस इज a स्क्वायर 4x, सो a स्क्वायर की वैल्यू 4x आ गई, या x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ a स्क्वायर आ सकती है। पूछा क्या है, पूछा है आपसे लॉन्गर, ओके। देखिए अभी क्या करने का है, दो आइडिया है मेरे पास, मैं चाहूँ तो यहाँ 4x की जगह a स्क्वायर रख के यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना दूं, जो कि ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक बना ले रहा हूँ। सो 3a, 4x अगर a स्क्वायर है तो 8x, 2a स्क्वायर होगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए जाते हैं, ठीक है। नाउ ये आएगा तुम्हारा 180 प्रोडक्ट में, 18 नहीं, 15 12, हाँ 3 का डिफरेंस आएगा, तो 15 और 12, तो a शुड बी माइनस का 15/2 और 12/2, नेगेटिव होगा नहीं, सो a 6 आ गया। अगर a 6 है तो x क्या होगा, क्योंकि आपसे साइड ऑफ रेक्टेंगल के बारे में सवाल है, सो 6 रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 9। अगर x 9 है, सो लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड 3x
ये हो जाएगा 27, ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सर्कल। Let C be a circle of radius 5 meters having center at O. C एक सर्किल है जिसका रेडियस 5 है और सेंटर O पे है, ठीक है। Let PQ be a chord of a circle that passes through point A and B where A is located 4 meter north of O. Since radius is 5, तो inside the circle ही ये होगा for sure. तो A north of, north यहाँ ले लेते हैं, तो ये 4 मीटर, A पॉइंट यहाँ पर, ठीक। एंड B इज लोकेटेड 3 मीटर ईस्ट ऑफ O, तो 3 मीटर ईस्ट यहाँ ले लेते हैं, ये भी इनसाइड होगा। सो इनसे एक कॉर्ड पास कर रहा है, ठीक है, ऐसा। ये है पी क्यू, ये अच्छा सवाल है, ठीक। सो ये ए है, ये बी है। नाउ आपसे कह रहा है देन द लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होगा, यह बता दीजिए, ठीक है। देखिए अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये, ठीक है। सो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब आपको आइडिया होगा राइट एंगल विद राइट एंगल में जो परपेंडिकुलर है, अगर ये इसकी लेंथ में x लेता हूँ, so x is 3 into 4 upon 5 or 12/5, और वी कैन से 2.4, ठीक है। अगर ये 2.4 है, ये 3 है, तो ये निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, ये आ जाएगा। और देखना हमको चाहिए क्या, वैसे उस पे आपने पी क्यू चाहिए, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है वहां से पी क्यू, पी यहाँ होना चाहिए, क्यू यहाँ होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। सो पी क्यू हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं ये हाफ पोर्शन कैलकुलेट कर लूँ तो फुल पोर्शन भी आ जाएगा। सो हाफ पोर्शन का मतलब कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये मुझे पता है ये 5 है और ये भी पता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 2.4 आ गया और ये 5 है, तो सपोज दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। तो सी क्यू क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा तुम्हारा सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 2.4 वुड बी 6, सॉरी 576, 676 और 26 का होता है 576, 576, 5.76, सो ये आएगा तुम्हारा 19.24 अंडर रूट में। तो सी क्यू आ गया अंडर रूट 19.24। ये लगभग कितना कितना होगा, 4 से तो ऊपर होगा, 45 का होता तो 20.25 आता, तो 4.5 से कम होगा, 4.4 के अप्रॉक्स होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 4.4। सी क्यू अगर 4.4 है तो पी क्यू जो होगा वो इसका डबल होगा, तो 4.4 का डबल अप्रोक्सीमेटली 8.8 के आसपास होगा, नियरेस्ट टू 8.8, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन काउंटिंग। Question reads as, how many four-digit numbers, each greater than 1000 and each having all four digits distinct, are there with 7 coming before 3? दो conditions हैं इसमें, 7 3 से पहले आना चाहिए और 1000 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर अगर 7 फर्स्ट पोजीशन ले ले तो हमेशा एक चीज तो कंफर्म है कि नंबर 1000 से बड़ा होगा। अब 3 कहाँ कहाँ आ सकता है, 3 के पास 3 चॉइसेस हैं, या तो ये इधर है या फिर यहाँ या फिर यहाँ। सो हर एक के लिए आपके पास अलग अलग केसेस होंगे। लाइक देखना 7 3 से नंबर स्टार्ट हो तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ पे नंबर ऑब्वियसली 1000 से बड़ा हो गया, जीरो की भी टेंशन नहीं है क्योंकि 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं। तो आप कहेंगे कि 10 में से मैंने 2 डिजिट्स यूज कर लिए, सो इन दो पोजिशन को तो फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। अगली दो पोजीशंस पे कितने कितने चॉइसेस आपके पास बनेंगे, अगली पोजीशन के लिए 8 चॉइसेस एंड उससे अगली पोजीशन के लिए 7 चॉइसेस, तो कुल मिला के 56 चॉइसेस, ठीक है। सिमिलरली अगर 7 यहाँ आता है, फिक्स हो गया, और 3 इस जगह पे आ जाए, या फिर 3 यहाँ पे आए, 7 यहाँ फिक्स हो जाए, ठीक है। तो चॉइसेस की बात करते हैं। अगेन वही चीज,
जीरो कहीं भी आ सकता है, जीरो की टेंशन खत्म है। तो टोटल आपके पास 10 डिजिट्स हैं, उसमें से दो यूज हो गए, यहाँ पे भी दो यूज हो गए, तो यहाँ पे आएगा 7 चॉइसेस और 8 चॉइसेस एंड 7 चॉइसेस 56। सिमिलरली 8 चॉइसेस 7 चॉइसेस 56। तो कुल मिला के इस पोजीशन के हिसाब से नंबर्स बन सकते हैं 56 का 3 टाइम्स, 56 का 3 टाइम्स और 150 और 18 168, 168 नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, ये तो एक चॉइस हो गया। अगर 7 फर्स्ट पोजीशन पे ना आए तब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको नंबर भी 1000 से बड़ा बनाना है। 7 यहाँ आ गया था तो टेंशन खत्म हो गई थी। ठीक है, तो अगर 7 इस पोजीशन पे आया तो 3 के पास दो चॉइसेस है। क्या क्या? 3 यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर 7 यहाँ आया तो 3 के पास सिर्फ एक चॉइस बचेगा, ये यहीं पे आ सकता है। सो यहाँ दो केसेस बनेंगे सिंपली। सो पहला केस मैं लिख रहा हूँ, अगर 7 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, एंड सेकेंड केस 7 अपनी पोजीशन फिक्स कर रहा है और 3 अगर इधर आया। ठीक है, इन दो केसेस को अब सिर्फ एक काम रह गया है, 1000 से बड़ा बनाना। अब जीरो को ख्याल में लेकर आना, क्योंकि पहली पोजीशन पे जीरो नहीं आ सकता। तो यहाँ क्या क्या आ सकता है? जीरो को छोड़ के, 3 को छोड़ के और 7 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के 10 में से 3 नहीं आ सकते, तो 7, 7 चॉइसेस। अब अगली पोजीशन पे जीरो आ सकता है। कुल मिला के आपने 1 2 3 पोजीशन फिल की है, जीरो अगली किसी पोजीशन पे आ सकता है, बट ये दो पोजीशन तो फिल है। तो लास्ट पोजीशन बचा, लास्ट पोजीशन पे 7 आएगा, 7 चॉइसेस। ठीक है, सो कुल मिला के 49 चॉइसेस। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी जीरो नहीं आ सकता, 7 और 3 नहीं आ सकता, वो फिक्स कर दिया। ठीक है, तो 7 चॉइसेस यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है, इधर लास्ट इस प्लेस पे क्या हो सकता है? जीरो भी आ सकता है। ठीक है, एक पोजीशन यहाँ फिक्स कर दी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 डिजिट तो गए और जीरो आ सकता है, तो ठीक है, 10 में से 3 गए, 7, 49 यहाँ पे भी आए। ठीक है, इस पे आइए, यहाँ पे देखिए, पहली पोजीशन पे इस जगह पे आपका जीरो नहीं आ सकता, अगेन विद सेम लॉजिक, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। सो इससे भी 49 आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपके पास 49 का 3 टाइम्स आया, 49 का 3 टाइम्स, ये कितना होगा? 120 और 27, 147। तो कुल मिला के टोटल कितना बना? 168 प्लस 147, which is equals to 140 and 160 is 300, 315, 315। ये आपका आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is based on Venn diagram kind of. Okay, student in a college have to choose at least two subject from chemistry, mathematics and physics. So तीन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और कम से कम दो तो चुनने ही चुनने हैं। तो दो या एक, सॉरी, दो या तीन तो आपके पास होंगे ही होंगे। ठीक है, सो ओके, so this is maths, this is suppose chemistry, this is physics. Number of students choosing all three subjects are 18, 18, ये 18 है। ओके, choosing mathematics as one of subject is 23, choosing physics one of subject is 25। आपसे पूछ रहा है smallest number student who could choose chemistry as one of their subject। ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट में केमिस्ट्री वाला जो वेन डायग्राम है, ये सर्कल है, ये क्या क्या कवर कर सकता है ये देखना है। देखिए ज्यादा अच्छा क्या रहता, ज्यादा अच्छा ये रहता है कि इन दोनों जगहों पे ये तीन ब्लैंक्स बचे हैं, यहाँ सब जीरो हो जाता। पर क्या ये हो सकता है? ये भी देखना पड़ेगा। अगर ये सब जीरो हो जाता तो मिनिमम तो 18 ही होता। पर क्या ये हो सकता है? देखिए मैथ्स को 23 भी करना है, अगर ये जीरो हो जाता तो 7 यहाँ रखना पड़ता, तो ये वाला भी बाई डिफॉल्ट 27 हो जाता, पर इसको 23 हो जाता। ठीक है, सॉरी 5 रखना पड़ता तो ये 23 हो जाता, ये भी 23 हो जाता, तो प्रॉब्लम इसको 25 करने का है। ठीक है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम कॉमन यहाँ ले लेते हैं, ताकि कम से कम इन तीन पे आए, और इन तीन में भी आप इसको तो ऑब्वियसली जीरो बोल सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट दो सब्जेक्ट तो चुन रहे हैं, तो ये तीन तो हटा दो।
इसका तो कोई काम है नहीं, तो इन 3 पे बात हो रही है। सो 23 एंड 25, 18 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ 5, यहाँ 7, ठीक है। अगर मैंने 7 इधर रख दिया, ठीक है, तो ये तो ठीक है, बट ऊपर भी अलग रखना पड़ेगा, और यहाँ 5 रख दिया तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज करना है तो एक काम करता है, इस पे बाद में रखेंगे, पहले यहाँ सोचते हैं यहाँ क्या रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 23 बन जाएगा, इसका काम खत्म, यहाँ अभी कुछ रखने की जरूरत नहीं। एक जीरो कर लिया, ठीक है, यही प्रोसेस है। क्या मैं इसको जीरो कर दूं? नहीं, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको भी जीरो कर दिया तो यहाँ ये 25 बैलेंस नहीं होगा, इसके लिए अभी भी आपको 2 की जरूरत है, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा। सो कुल मिलाकर सब जीरो हो गया, तो केमिस्ट्री में मिनिमम टू मिनिमम आपको 20 लोग तो रखने ही पड़ेंगे। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपका आंसर है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो सवाल के स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो मैंने ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं। सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, और ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।